हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये कलर है, वो रेड कलर है। रेड कलर कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो कमरे की लाइट है वो इस पर पड़ रही है और जो ये मैंने लिखा है ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जिसकी इमेज अपनी रेटिना पे बन रही है। सपोज अभी मैं ब्लू से लिखूं तो ये कलर ब्लू कैसे दिखेगा? कमरे की लाइट इस पर गिरेगी, ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा और ये रिफ्लेक्टेड कलर है जो अपनी रेटिना पर बनता है। अब हम जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हमें देखने में सहायता मिलती है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं जो कि प्रकाश पर आधारित है, जैसे तारों का टिमटिमाना और पानी से भरे हुए गिलास में जब हम कोई सिक्का डालते हैं तो वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बारिश के टाइम में रेनबो का बनना, ये सारी लाइट पर आधारित घटनाएं हैं। तो इन सबको जानने के लिए हम पढ़ेंगे परावर्तन एंड अपवर्तन, लाइट की दो प्रॉपर्टीज। सबसे पहले परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के लिए हम देखेंगे, ये कोई स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह, और इसका अभिलंब वह लाइन होती है जो सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हो गया अभिलंब। तो ये कोई मीडियम है और ये एक सरफेस है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में ट्रेवल करती हुई किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और ये किरण होगी आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण। एरो के निशान से हम देख सकते हैं, एरो का निशान ऐसा है, इसका मतलब ये किरण आपतित है और ये परावर्तित है। इसमें बाहर की तरफ मतलब वापस जा रही है उसी माध्यम में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गति करती हुई एक चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसे हम देखेंगे परावर्तन के नियम में। तो अब आगे चलते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन की नियम। तो सबसे पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम ध्यान से समझेंगे हम कि आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये बोर्ड का तल है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण मेरी साइड से ऐसे जा रही है और ये अभिलंब बोर्ड के तल में है और उसके बाद परावर्तित किरण इसे दीवार की साइड जा रही है, तीनों एक ही तल में होंगे। तो ये दूसरा नियम है। क्या है? आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने प्रकाश का परावर्तन देखा। अब देखते हैं कि परावर्तन पर आधारित कौन कौन सी वस्तुएं परावर्तन पर काम करती है। तो डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे तो जो दर्पण यूज में लेते हैं, कोई भी दर्पण हो, जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारे परावर्तन के नियम पर और परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। तो सब
जैसे डेली लाइफ में जो भी दर्पण हम देखते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ये सारे के सारे परावर्तन के नियम पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा? तो समतल दर्पण हम जो घरों में यूज लेते हैं वो समतल दर्पण होता है, और गोलीय दर्पण अवतल, जो कि अपन सैलून में देखते हैं या फिर गाड़ी के साइड में लगा होता है, तो साइड मिरर होता है, वो सारे के सारे गोलीय दर्पण में आते हैं। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहला, हम जितना दर्पण के आगे खड़े हैं, हमारी इमेज या प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, मतलब डिस्टेंस है वो बराबर होगी, डिस्टेंस। और दूसरा हम देखेंगे कि आकार इक्वल रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट यानी बिंब, अपना आकार, और इमेज यानी प्रतिबिंब, उसका आकार दोनों इक्वल रहेंगे। तो साइज, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। उसके बाद में इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल, आभासी होगा, रियल में तो नहीं बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और सीधा होगा, सीधा ही दिखाई देता है हमें। और इसके बाद में एक और होता है पार्श्व परिवर्तन, लेटरल डिफ्रैक्शन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा बायां भाग है वो दायां दिखेगा, दाईं तरफ दिखेगा, हमारा बायां भाग दाईं तरफ दिखेगा, और दायां भाग है वो बाईं तरफ दिखेगा। तो इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है वो देखेंगे। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो इसके लिए मान लेते हैं हम कोई खोखला गोला लेते हैं। सपोज ये कोई गोला है, खोखला है, इसको 2 भागों में काट देते हैं। ये वाले भाग को यहाँ रख लेते हैं, ये वाला जो भाग है इसको यहाँ रखते हैं, और ये वाला भाग है ऐसे का ऐसा यहाँ ले जाते हैं ऐसे। अब क्या कर सकते हैं, दर्पण कब बनेगा? जैसे भी हमें घर में कोई दर्पण बनाना है तो क्या कर सकते हैं, हम प्लेन कांच लेंगे, उसके पीछे पॉलिश कर देंगे तो वो दर्पण की तरह बिहेव करने लगेगा। सेम यहाँ एक साइड पे अगर हम पॉलिश कर देंगे तो ये दर्पण की तरह बिहेव करेगा। तो हम पॉलिश कहाँ कर सकते हैं? अंदर वाली सतह पे भी कर सकते हैं और बाहर वाली भी कर सकते हैं। अंदर वाली सतह पर भी कर सकते हैं और बाहर वाली पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिश किया मैंने, तो ये क्या बन गया? अवतल दर्पण। क्योंकि अंदर की जो पृष्ठ है वो परावर्तक सतह की तरह बिहेव करेगी, और इसमें अंदर की साइड पॉलिश कर दिया तो ये बाहर वाली सतह है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आएंगी और टकरा कर वापस लौटेंगे, यानी बाहर वाली सतह है वो परावर्तक सतह की तरह बिहेव करेगी। तो ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। अवतल याद कैसे रखेंगे इनको? याद रखने का सीधा सा तरीका है कि अंदर वाली सतह, ऐसे अंदर ऐसे अवतल, अंदर वाली सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह बिहेव करे तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जब बाहर वाली सतह यानी उभरी हुई सतह, ऊ से उत्तल, उभरी हुई सतह अगर परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करे तो उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, मतलब दर्पण को अगर हम स्पेसिफाई करना है तो उनमें कुछ पॉइंट्स जानने होते हैं, उनके कुछ पॉइंट और उनके कुछ नाम। दर्पण को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ नाम एवं कुछ नामकरण, दर्पण को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कुछ नामकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो देखेंगे हम। अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे दर्पण का नामकरण। तो हम अब देखेंगे दर्पण का नामकरण। तो हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण हैं, जिसमें से एक है वो है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो हम दोनों के लिए नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। तो ये क्या है, एक तरह की परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि हमने इसको किससे काटा था, एक खोखले गोले से काटा था। तो ये एक प्रकार की ऐसी पृष्ठ है, यहाँ पे भी डेप्थ है इसकी अलोंग द बोर्ड, अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ बोर्ड, अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ बोर्ड ये डेप्थ भी है। तो मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन लेता हूँ ऐसी में, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये वाला। ऐसे ही इसको अगर मोड़ दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये मध्य बिंदु तो यही रहेगा। ऐसे ही इसमें इसका जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, उसको हम बोलते हैं ध्रुव, यानी पोल। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वो पोल कहलाता है। तो पहला नोमेनक्लेचर हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसका सेंटर तो पोल हो गया, लेकिन जो गोले से काटा उसका भी कोई सेंटर होगा, जैसे ये गोला था, तो इसका सेंटर क्या होगा, इस गोले का सेंटर होगा, वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे, तीसरा वाला, अब देखेंगे तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा, उसको बोलते हैं मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वक्रता के अंदर व ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य एक्स कहलाती है। दर्पण के नामकरण में हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, ध्रुव, वक्रता के अंदर और मुख्य एक्स। अब हम चौथा देखने वाले हैं, जो कि है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु अवतल और उत्तल दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो ये अवतल के लिए देखेंगे पहले हम। तो मान लो ये हमारी मुख्य एक्सिस है, ये वक्रता के अंदर, ये हमारा ध्रुव है। तो फोकस बिंदु क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर कोई दर्पण पर आपतित होती है, ये भी प्रकाश की किरण है, मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरती है। ये बिंदु क्या हो गया, फोकस बिंदु। ये तो अवतल के लिए हो गया। उत्तल के लिए क्या होगा, सपोज ये क्या है, यहाँ पे पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो इसकी मुख्य एक्सिस ये हो जाएगी, और इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इसके लिए वक्रता केंद्र यहाँ था। मान लो इसको कोई गोले से काटा है, जो कि ऐसा गोला होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये P हो गया, P मीन्स ध्रुव। तो जब प्रकाश की कोई किरण समांतर आपतित होती है मुख्य अक्ष की, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। इसमें क्या था कि जिस बिंदु से गुजरती है, इसमें है जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु है, ये दर्पण के पीछे साइड है, मतलब ये दर्पण की परावर्तक सतह ये है और इस साइड है। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह एक फिक्स बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है या फिक्स बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। हमने पहले देखा था कि ध्रुव के केस में देखा था कि ये एक गोले का भाग है, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर भी इसकी कुछ सरफेस है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, मतलब एक तरह का सर्कल है, वो मुड़ा हुआ है, सर्कल मुड़ा हुआ है, गोला नहीं सर्कल। तो इसके लिए इसका कुछ डायमीटर होगा सर्कल का, तो डायमीटर उसको बोलते हैं हम द्वारक। नंबर 5 द्वारक। द्वारक क्या है, परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका डायमीटर व्यास, परावर्तक पृष्ठ का व्यास है वो द्वारक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अपेर्चर। अब हम देखते हैं
कि इसमें तो जो प्रकाश की किरण थी जो आपतन और परावर्तन के बाद इस तरह मुड़ी, मतलब अभिकेंद्रित हो गई, लेकिन इसमें अपसारित हो रही है। तो अपसारित कैसे हो रही है वो देखते हैं। तो ये परावर्तन के पहले नियम पर आधारित है। पहला नियम क्या था कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम अविलंब ड्रॉ करेंगे। मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, अविलंब हो गया ये, तो ये कोण आई, तो ये कोण आर, इधर तो नहीं आ सकती थी। अब ऐसे ही यहाँ पे ये टेंजेंट, ये अविलंब, तो ये कोण आई, तो ये कोण आर, तो इसलिए ये अभिसारित होती है। अब हम देखेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम, यानी किरण डायग्राम को बनाने के नियम। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। इसके 4 रूल हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जब किसी अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, पर समांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, जब किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक फिक्स बिंदु से गुजरती है और वह बिंदु होता है फोकस बिंदु। तो पहला नियम क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र है, ये इधर आई तो वापस सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। ये हो गया दूसरा नियम। पहला नियम क्या था कि जब प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये याद रखना है हमें, ये भी याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा नियम क्या होगा कि जब कोई अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कोई एंगल बनाते हुए ध्रुव पर आपतित होती है, सपोज ये एंगल आई है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह उतने ही एंगल से दूसरी दिशा में लौट आती है। ये हो गया तीसरा नियम। और चौथा नियम क्या है कि ये कोई दर्पण है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट गई। तो ये नियम है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो दोबारा समराइज करते हैं इनको कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव बिंदु पर कोई कोण, आपतन कोण आई बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह दूसरी दिशा में उतना ही कोण बनाते हुए, ये आई कुछ तो आर होता है, ये हमें पता है परावर्तन के पहले नियम से। और ये फोर्थ है। फोर्थ क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। अब देखते हैं हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण जब अवतल दर्पण से होगा तो वस्तु हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, वो सबसे पहले हमें देखना रहता है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखना है अभी, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तु की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये पॉइंट होगा C, ये होगा फोकस बिंदु P, ये होगा ध्रुव। सभी में मुख्य अक्ष बना लेंगे।
अब हमें पता है कि जब भी दो आपतित प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करेंगी, जब भी कोई दो आपतित प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे बिंब होगा, यानी अपना ऑब्जेक्ट होगा। और जब भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात कोई दो प्रकाश की किरणें, परावर्तित प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई वस्तु अनंत पे है, अनंत पे होगी मतलब इसके पैरेलल उस वस्तु से कोई, सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु अनंत पर है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु अनंत पर है। अनंत पर होगी तो वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी वो किसके, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो हमने पहले रूल में पढ़ा था कि जब भी कोई दो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि वस्तु है वो सी से परे है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे वस्तु है कोई, यहाँ पे वस्तु रख दिया, तो इससे क्या होगा, एक प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी और ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से जानी होगी, ये जाएगी फोकस बिंदु से। और दूसरा ये वाली प्रकाश की किरण है, ये कहाँ से जा सकती है, ये फोकस बिंदु से जा सकती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो फोकस बिंदु से गुजरेगी वो कहाँ से, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई। तो ये बन गया प्रतिबिंब। ये है बिंब ऑब्जेक्ट, ये है प्रतिबिंब इमेज। दोबारा बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इससे दो प्रकाश की किरणें निकली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। और ये वाली किरण है जो फोकस बिंदु से गुजर रही है, चौथा रूल याद करो। तो इसमें क्या है कि ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और ये दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इससे दो आपतित किरणें निकालेंगे। पहली वाली मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी वाली फोकस बिंदु से गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये बिंब है इतना अपना, और ये प्रतिबिंब हो गया। अब चौथा वाला है, ये जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में होगी तो क्या होगा, देखो एक ये वाली आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण जब फोकस बिंदु से जा रही है तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये दूसरी वाली ये किरण है, ये वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से गुजरेंगी और ये यहाँ कहीं मीट करेंगी, तो ये हो जाएगा इमेज और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या था कि जब वस्तु अनंत पर हो, सबसे पहले था कि जब वस्तु अनंत पर हो, उसके बाद वस्तु सी से परे हो, उसके बाद वस्तु सी पर हो, उसके बाद वस्तु सी व एफ के मध्य हो। तो इसमें देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। जैसे जैसे वस्तु की दर्पण की ओर आती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर हटता जाता है। जैसे देखो यहाँ पे वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, यहाँ वस्तु सी से परे है तो प्रतिबिंब पहले फोकस बिंदु पर था, ये थोड़ा सा दूर हट गया दर्पण से और ये सी और एफ के मध्य आ गया। यहाँ वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर होगा, यहाँ वस्तु सी व एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब दूर हो गया। अब देखते हैं आभासी कौन सा होगा और वास्तविक कौन सा होगा। तो उसके लिए जो भी प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बना है वो वास्तविक होगा, और जो दर्पण के पीछे बनता है वो होता है आभासी। जैसे हमें समतल दर्पण में पता है कि आभासी बनता है और सीधा बनता है, तो ऐसे ही इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि वस्तु का आकार यहाँ क्या था, बहुत बड़ा आकार है वस्तु का। अगर वस्तु का आकार बड़ा है और यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, छोटा। दूसरा क्या होगा, वास्तविक, छोटा व वास्तविक होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, देखो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है
वास्तविक भी बन रहा है लेकिन उल्टा भी बन रहा है। तो छोटा वास्तविक उल्टा कैसे बन रहा है? ये प्रतिबिंब, ये बिंब ये था अपना, प्रतिबिंब ये है, तो ये उल्टा भी बन रहा है। इसमें क्या है, वस्तु के आकार का बन रहा है, तो वस्तु के बराबर साइज है वो बराबर है, और उल्टा वास्तविक। और इसके बाद में इसमें वस्तु से बड़ा बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम दर्पण की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को, अपने बिंब को दर्पण की ओर लेकर जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर होता जाता है। तो इस केस में सी और एफ के मध्य है, तो सी से परे बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब दो केस और बचे हैं, देखो पहले अनंत पे था, उसके बाद में सी से परे, सी व एफ के सी पर और उसके बाद सी व एफ के मध्य। अब अगर एफ पर होगा तो क्या होगा, और दूर जाएगा, मतलब प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा, और उसके बाद में देखना है एफ और पी के मध्य हो तब क्या होगा। अब देखते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ नंबर की केस में क्या है कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, तो वस्तु फोकस बिंदु पर है तो एक तो क्या होगा, ये वाली आपतित किरण है जो पोल पे जाके टकरा रही है, तो ये पोल से क्या होगी, उतने ही एंगल पर वापस परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी वाली ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो वापस वक्रता केंद्र पे आएगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये कहाँ पर काटेंगी, अनंत पर काटेगी। तो प्रतिबिंब अगर फोकस बिंदु, अगर बिंब अगर फोकस बिंदु पर है तो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, अनंत पर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब इसमें देखते हैं, जब वस्तु P और F के बीच में है तो क्या होगा, एक तो ये वाली आपतित किरण जो आई एंगल बनाएगी और पोल से वापस जाएगी तो आर एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, और एक ये C वाली जो C से जा रही है तो C से वापस आएगी। तो इस केस में देखो ये दोनों दर्पण के आगे कहीं भी नहीं काटेंगी, लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पे काट रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इस केस में क्या है, ये दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे जो भी होगा तब आभासी प्रतिबिंब होगा, और सीधा है उल्टा, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये सीधा है। और वस्तु से छोटा है या बड़ा, वस्तु का आकार इतना है और प्रतिबिंब का आकार इतना है, तो ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, तो इसमें बनेगा आभासी बड़ा व सीधा। तो अब हमने देख लिया है अवतल दर्पण में 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उसमें से 5 होंगे वो वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। एक छठा वाला जो एफ व पी के बीच में है वही आभासी होता है और सीधा होता है। और वस्तु का आकार कैसे डिसाइड करेंगे, वस्तु का आकार जैसे जैसे दर्पण से दूर है तो वस्तु बड़ी है, और जैसे जैसे पास आ रही है मतलब वस्तु छोटी है, और उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर बनता जाएगा तो वस्तु से बड़ा होता जाएगा। तो अब हम एक टेबल में देखेंगे, सारे इन सभी केस को टेबल बना के देखेंगे। तो बच्चों हम अभी तक हमने देख लिया है कि अवतल दर्पण से 6 पोजीशन, अवतल दर्पण से 6 प्रकार की पोजीशन पर वस्तु को रखने से डिफरेंट टाइप के इमेजेस या प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब उनको हम टेबल में देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, उसके बाद में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद में वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले हमने क्या देखा था
कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस बिंदु पर, तो फोकस F पर। और वस्तु का आकार क्या था? वस्तु बहुत बड़ी थी और आकार बिल्कुल छोटा। और प्रतिबिंब कैसा था? सीधा व उल्टा। नहीं, प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक व उल्टा। उल्टा। उसके बाद में हमने देखा कि जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F व C के बीच। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। उसके बाद में हमने देखा था कि जब वस्तु C पर हो, C पर होगी वस्तु, तो प्रतिबिंब भी C पर बन रहा था और वस्तु का आकार बराबर था और वास्तविक व उल्टा था। उसके बाद में 4th नंबर पर हमने देखा कि जब वस्तु C व F के बीच में हो, बीच, तो प्रतिबिंब बन रहा था C से परे, मतलब C व अनंत के बीच। आकार में बड़ी थी वस्तु और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा था। उसके बाद में 5th नंबर पे था कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो अनंत पर बन रहा था प्रतिबिंब, बड़ा था, वास्तविक व उल्टा था। ये लास्ट वाले केस में क्या था कि जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? दर्पण के पीछे वाली साइड बन रहा था, मतलब आभासी बन रहा था। और इसमें प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब बन रहा था वो बड़ा था वस्तु से, पर इस केस में क्या था? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जब हम अनंत से F व P के बीच F तक आते हैं, जब हम अनंत से फोकस बिंदु तक आते हैं तो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर हटता जाता है। देखो, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब F पर बन रहा था, जब अनंत व C के मध्य थी तो F व C के बीच बन रहा है, F व C के बीच बन रहा है। तो क्या हो रहा है इस केस में? दर्पण से थोड़ा दूर हट रहा है। जैसे C पर आया तो C पर आ गया प्रतिबिंब भी। C व F के बीच में जब वस्तु होगी तो C से परे बनेगा। और लास्ट केस ध्यान रखना है कि जब वस्तु F व P के मध्य है तब दर्पण के पीछे और बड़ा, आभासी व सीधा। बाकी सभी केस में वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो इस केस में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, वस्तु से छोटा, एक बिंदु साइज का ही बन रहा है, मतलब वस्तु से बहुत छोटा है। आभासी होगा तो सीधा होगा ही, सीधा। और इसमें भी आभासी, वस्तु से छोटा, सीधा। बस उत्तल दर्पण में यही दो केस थे। अब देखते हैं उत्तल दर्पण कहाँ पे यूज करते हैं। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण को कहाँ पे यूज करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग
हम उत्तल दर्पण को जो वाहनों के साइड मिरर होते हैं, व्हीकल्स के साइड मिरर होंगे, वहाँ यूज करते हैं। वहाँ पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनसे दृश्यपरास बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, एक प्रकार के अपसारी दर्पण है जो किरणों को फैला देते हैं, जिससे ज़्यादा दूरी में प्रकाश जाएगा, और ज़्यादा दूरी में अगर प्रकाश जा रहा है तो क्या होगा, हमें ज़्यादा क्षेत्रफल दिखेगा, तो ड्राइवर को आसानी होगी पीछे के वाहनों को देखने में। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में यूज में लेते हैं।